नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह के संगीन आरोप गौतम अडानी पर लगे, अडानी ग्रुप पर लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के, खरबों रुपए के स्कैम के, स्टॉक में मैनिपुलेशन के, इस तरह के आरोप जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, अगर ये जो आरोप है इसी तरह के, इसी स्केल के, अगर ये आरोप अडानी की जगह किसी और आदमी पर लगे होते, किसी और शख्स पर होते, तो जो एजेंसियां हैं अब तक उस आदमी के घर की एक एक ईंट उखाड़ चुकी होती। अडानी की जगह कल्पना कीजिए, अगर अडानी की जगह कोई और आदमी होता तो ये जो अफसर हैं, ये जो अफसर आपको दिख रहे हैं, जी हाँ, ईडी के डायरेक्टर, ईडी के चीफ संजय मिश्रा, सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद, सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स के बिग बॉस नितिन गुप्ता, ये जो अधिकारी हैं, अडानी की जगह कोई और होता तो अब तक सूली पर चढ़ा दिया होता उसे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। अब भले ही अडानी जी के साथ अमृतकाल हो, भले ही अडानी जी के साथ इस मुल्क का बादशाह हो, मोदी जैसा कवच हो, लेकिन उनके सामने, अडानी के सामने एक ऐसा जज खड़ा हो गया है जो झुकना नहीं जानता, जिसकी पीठ में रीढ़ की हड्डी स्टील की है। उसी की अदालत में अडानी जी का मामला है, जहां अब तक ये जो अधिकारी मैंने दिखाए थे आपको, ईडी के, सेबी के, जो आंखों में धूल झोंक रहे हैं, सच को छुपा रहे हैं, चंद्रचूड़ की अदालत में, उसी अदालत में अब अडानी जी के खिलाफ नए सबूत रखे गए। जी हाँ, नए साक्ष्य रखे गए, नया एफिडेविट दाखिल किया जिसमें 3 ऐसे सबूत हैं जो मोदी जी के दोस्त के लिए मुसीबत का नया सबब है। और आज इसी नई मुसीबत जिसमें अडानी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, घबराए तो गुजरात लॉबी भी है, मोदी जी भी घबराए, अमित शाह भी घबराए, क्योंकि अडानी ग्रुप पर कहीं ना कहीं फिर से मुसीबत आने वाली। इसी नई मुसीबत से आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसानी के साथ, बहुत सहजता से उन 3 सबूतों को आपने सामने रखूं जिनको गोदी मीडिया आपसे छुपा रही है। अब दोस्तों, ये सबूत बड़े चौंकाने वाले हैं, ऐसे सबूत हैं जिसकी काट शायद अडानी के बड़े बड़े वकीलों के पास ना हो। और ये सबूत जब रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार का, सरकारी एजेंसियों का भी मुंह बंद होगा, होठ सिल जाएंगे। पहला सबूत बड़ा चौंकाने वाला है और ये जो सबूत है दरअसल एक चिट्ठी के तौर पर रखा गया है पिटिशनर की तरफ से, याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो चिट्ठी है 2014 में लिखी गई थी वित्त मंत्रालय की तरफ से, वित्त मंत्रालय की एजेंसी डीआरआई की तरफ से, और लिखी गई थी सेबी के चेयरमैन को। और सेबी के चेयरमैन ये साहब थे, आईएएस ऑफिसर यूके सिन्हा साहब। इनके बारे में बताऊंगा आपको। तो यूके सिन्हा साहब को चिट्ठी लिखी गई। सेबी का काम होता है कि जो कंपनियां शेयर मार्केट में घपला करे, सेबी उनकी गर्दन पकड़ती, जैसे किसी जमाने में हर्षद मेहता की पकड़ी थी। तो साहब, ये जो चिट्ठी लिखी गई सरकार की तरफ से सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा को, इसमें 2 आरोप लगाए गए। 2 आरोप। पहला आरोप था कि अडानी ग्रुप ने कुछ मशीनों को इंपोर्ट किया है, 6,278 करोड़ का घपला, ये चिट्ठी में लिखा है। और जो इसमें घपलेबाजी हुई है उसका पैसा मॉरिशस और दुबई में भेजा गया और फिर वो मॉरिशस और दुबई से पैसा अडानी की कंपनियों में लगाया गया है। पहला साक्ष्य। दूसरी जो बात उस चिट्ठी में लिखी गई है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है, उस चिट्ठी में लिखा गया है, उस चिट्ठी में लिखा गया है कि तकरीबन 2,323 करोड़ का एक घपला और है, वो भी स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर है, शेयर मार्केट में शेयर के भाव को ऊपर नीचे करने को लेकर है, और उसकी एक सीडी है और उस सीडी में सारे साक्ष्य। ये एक सरकार की एजेंसी दूसरी सरकार की एजेंसी को लिख रही है, इतना बड़ा सबूत। लेकिन ये जो यूके सिन्हा साहब हैं, आप चौंक जाएंगे, अब आप चौंकने वाले हैं। ये यूके सिन्हा साहब ने उस फाइल को बंद कर दिया। मोदी जी का राज आ चुका था, अमृतकाल आ चुका था, फाइल को बंद कर दिया। और आज की तारीख में जो आईएएस ऑफिसर हैं यूके सिन्हा, ये बाकायदा
दंडवत प्रणाम कर रहे हैं गौतम अडानी को। ये यूके सिन्हा इस वक्त अडानी की कंपनी एनडीटीवी जो उन्होंने खरीदी है, जहां रवीश कुमार काम करते थे, उस कंपनी में ये डायरेक्टर बना दिए गए। इनको इनाम दे दिया गया फाइल बंद करने का, खरबों रुपए के आरोप की फाइल बंद करने का इनाम एनडीटीवी के नए डायरेक्टर, जी हां, जो देश को सच दिखाएंगे आप लोगों को। यूके सिन्हा आईएएस ऑफिसर, पहला साक्ष्य। मुझे लगता है कि यूके सिन्हा को दोबारा नौकर नहीं बनना चाहिए था। वो फिर से एनडीटीवी में डायरेक्टर बन गए, फिर से अडानी के नौकर बन गए। 1800 इन लोगों, ये जो आईएएस अधिकारी हैं, इनके लोकलाज नहीं है। ये नए तरह के जो है जयचंद हैं, मीर जाफर होंगे देश के। आज आपको क्या हो गया? 2014 के बाद कॉन्शियस ये शब्द तिजोरी में बंद है। लोकलाज तिजोरी में बंद है। बेशरमता ये गहना है, व्यभिचार ये मेडल है, भ्रष्टाचार ये मुकुट है। क्या उस पत्र को रद्दी के टोकरी में डालने का पाप, जिसको हम पाप कहते हैं, वो उन्होंने कर्तव्य किया अपने आका के प्रति। उस कर्तव्य की इतिश्री ये हो गई कि वो आज एनडीटीवी में डायरेक्टर है। साक्ष्य नंबर 2 यानी जो एफिडेविट है, उसमें जो एविडेंस नंबर 2 है, सबूत नंबर 2 जो रखा गया सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब की अदालत में, और ये बड़ा अजीबोगरीब सबूत है साहब। ये साहब जो है, इनका नाम है साइरल शॉफ, और ये साइरल शॉफ साहब जो हैं, ये आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की बड़ी लॉ फर्म, उसके मालिक मुख्तार हैं। अडानी साहब के मामले देखते थे, और अडानी साहब के मामले देखते देखते ये अडानी साहब के समधी हो गए। इनकी बेटी की शादी अडानी साहब के बेटे से हुई है। अब मैं घर की तस्वीरें आपको दिखाना नहीं चाहता, और ना ही मैं जिक्र करना चाहता हूं कि उनकी बेटी और बेटा में जो शादी हुई, पर्सनल रिलेशंस को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, ना ही बच्चों को लाना चाहता हूं बीच में। लेकिन ये एक फैक्ट है कि साइरल साहब गौतम साहब के समधी हैं। अब इसमें पेच क्या है? पेच ये है कि साइरल साहब जो सीबी की कमेटी थी जो जांच करती थी, कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नोट करिए, कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और ये कमेटी क्या करती है, जिसके मेंबर थे समधी साहब, ये कमेटी करती है जो गड़बड़ होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कंपनियों में स्टॉक मार्केट को लेकर, उसकी जांच करती है। अब समधी हैं, उधर गौतम साहब हैं, उधर आरोप है। मुझे लगता है कि इसका जवाब टाइगर पे छोड़ते हैं, टाइगर से पूछेंगे, आपके सामने रखेंगे। सबूत नंबर 2। अब साक्ष्य नंबर 3। अब साक्ष्य नंबर 3 क्या है? ये हलफनामे में नहीं, साक्ष्य नंबर 3 उस रिपोर्टर से आया है जिस रिपोर्टर ने भी हाल में बहुत बड़ा खुलासा गौतम अडानी की कंपनियों पर किया है। जी हाँ, हिंडनबर्ग के बाद दूसरा बड़ा जो घोटाला, उसका जो खुलासा किया वो रवि नायर साहब ने किया। ये हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त यूरोप में रहते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक्सपर्ट कमेटी है, और जो उस एक्सपर्ट कमेटी के जो जस्टिस एएम सापरे साहब, इन्होंने जो कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इन्होंने ओपी भट्ट साहब को रख दिया। अब ओपी भट्ट साहब कौन है? ओपी भट्ट साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, देश के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन रहे, और इनको कहा गया कि आप क्योंकि भाई स्टेट बैंक के चेयरमैन है, तो जरा अंदर जाके जरा पता लगाइए कि क्या क्या गड़बड़ किया अडानी जी ने। तो रवि नायर जो रिपोर्टर हैं, इन्होंने खुलासा किया है कि ओपी भट्ट का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ओपी भट्ट एक और कंपनी के चेयरमैन है। स्टेट बैंक से रिटायरमेंट होने के बाद वो एक कंपनी है ग्रीनको, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, उसके चेयरमैन है। और भट्ट साहब की कंपनी ग्रीनको और अडानी ग्रुप, इनके बीच में एक बिजनेस करार है, यानी जो जांच कर रहा है उसके बिजनेस रिलेशंस हैं अडानी के साथ। अडानी पर जांच और बिजनेस रिलेशंस अडानी के साथ, कल्पना करिए। यह कहना है रवि नायर साहब का। अब मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये जो नए साक्ष्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे और वकील बहस करेंगे, फैसला जो है उस जज को लेना है, जो जज आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा शेर है, बब्बर शेर है, जो झुकता नहीं, और जिससे सबसे ज्यादा मोदी जी को प्रॉब्लम है।
जस्टिस चंद्रचूड़। तो फैसला इनको करना है। मैं तो फिलहाल ये जो तीनों साक्ष्य मैंने दिए हैं इसके और भीतर तक जाना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर अडानी इन नए सबूतों को लेकर कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, और चुनावी साल में ये मुसीबत मोदी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, टाइगर के पास चलते हैं। ये जो आप सामने शख्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, यूके सिन्हा साहब, यही वो शख्स थे जो सेबी के चेयरमैन थे। इन्होंने मामला दबा दिया था, फाइल बंद कर दी थी अडानी पर, शायद 2,500 करोड़ का मामला था। यही आदमी टाइगर, यही आदमी मार्च 2023 में जब एनडीटीवी को खरीदा अडानी ने, तो अडानी ने उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रख दिया, डायरेक्टर बन गए एनडीटीवी के। आपको लगता नहीं है कि यूके सिन्हा जो एक आईएएस अधिकारी थे, उनको सोचना चाहिए था कि भाई जिस आदमी के साथ मेरे रिश्ते हैं, अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ चुकी है, अडानी को लेकर इतने आरोप लग रहे हैं, मैंने उनके एक आरोप की फाइल बंद की है, अब मैं अगर उनका नौकर बनूंगा तो टाइगर क्या बोलेंगे, दीपक शर्मा क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे? कोई डर नहीं, कोई किसी तरह का लोक लाज नहीं, क्योंकि सैया भाई कोतवाल, मोदी अगर प्रधानमंत्री तो कुछ भी करो, ये फीलिंग है। आप कौन सी दुनिया में रह रहे दीपक भैया? बाहर निकलिए। यूके सिन्हा तब भी अडानी के नौकर थे जब सेबी के चेयरमैन थे, आज भी अडानी के नौकर है। वो तो डेपुटेशन पे गए थे वहां पे सेबी पे। टाइगर में गवर्नेंस की बात करूं तो डीआरआई के डायरेक्टर का वो पत्र जो कंपनी को रेखांकित करते हुए लिखा गया था कि आपने जो इक्विपमेंट आयात किए उसमें ओवर बिलिंग किया गया और 1,500 करोड़ रुपए बाहर भेजे गए, और ये 1,500 करोड़ रुपए जिस कंपनी से आपने इक्विपमेंट खरीदे दुबई के, यूएई के, वो एक शेल कंपनी मॉरिशस में रूट आउट हुए हैं, उस कंपनी का भी नाम डीआरआई के उस पत्र में था। सेबी ने क्या किया? क्योंकि नौकर था, आकाओं के खिलाफ कैसी व्यवस्था करें? टाइगर आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मैं आपकी बात मान रहा हूं, आपकी बात जो आपने कही, आपने कोई गलत बात नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपको किसी जुर्म में बचाता हूं तो मेरे अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस रहता है ना, एक अपराध बोध रहता है, और उसके बाद एक आंखों में शर्म रहती है। मुझे लगता है कि यूके सिन्हा को दोबारा नौकर नहीं बनना चाहिए था। वो फिर से एनडीटीवी में डायरेक्टर बन गए, फिर से अडानी के नौकर बन गए। 1800 इन लोगों की, ये जो आईएएस अधिकारी हैं, इनके लोकलाज नहीं है? ये नए तरह के जो है जयचंद हैं, मीर जाफर हैं देश के। आज आपको क्या हो गया? 2014 के बाद कॉन्शियस ये शब्द तिजोरी में बंद है, लोक लाज तिजोरी में बंद है, बेशरमता ये गहना है, व्यभिचार ये मेडल है, भ्रष्टाचार ये मुकुट है। क्या उस पत्र को रद्दी के टोकरी में डालने का पाप, जिसको हम पाप कहते हैं, वो उन्होंने कर्तव्य किया अपने आका के प्रति? उस कर्तव्य की इतिश्री ये हो गई कि वो आज एनडीटीवी में डायरेक्टर है। आज वो दुनिया के सामने आके बताया कि उस समय के पाप क्यों उन्होंने वो लेटर फाड़ के फेंक दिया, या उस पर क्या एक्शन की? क्या वहां पे भी आप दीवार पे सर टकरा रहे थे जाके? क्या वो हिटिंग अगेंस्ट द वॉल? जी, वहां पर कंपनियों के नाम थे, क्योंकि आप तब भी नौकर थे, आज भी नौकर है। आपने अपने आकाओं का हुक्म माना। ये वो दिए के जिन हैं जो जिसके हाथ में दिया उसका हुक्म मानते हैं, चाहे संविधानिक हो, चाहे गलत हो, चाहे देश के हित के खिलाफ हो, चाहे देशद्रोह हो, उसको आकाओं की बात माननी है। अब वो दिया अडानी जी के हाथ में है, तो ये अडानी के तमाम जिन जो है वो अडानी जी की ही बात मानेंगे। किस दुनिया में रह रहे हैं आप? किस भारत की बात कर रहे हैं आप? इंडिया को भारत बोलने से प्रेम नहीं जगता। इंडिया कहो या भारत कहो, उसके प्रति आपका कर्तव्य क्या है? उसके प्रति आपका दायित्व क्या है? अब दायित्व कर्तव्य ये शब्द अर्थहीन हो गए। मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल यह कि यूके सिन्हा पर तो मैं आपकी बात समझ गया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये तस्वीर जो है ये साइरल श्रॉफ की है, और ये बहुत ही नामी गिरामी, मतलब आप कह सकते हैं कि देश की जो सबसे बड़ी लॉ कंपनी है उसके मालिक मुख्तार है, और ये समधी हैं। इनकी बेटी जो है वो करण अडानी, जो अडानी जी के बेटे हैं, उनसे ब्याही है।
मैं बेटी का की फोटो नहीं दिखाना चाहता, बेटी की नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि हम लोग किसी के चाहे कुछ भी हो, अडानी से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो हम उनके बच्चों पे नहीं जाएंगे और नहीं बच्चों पे बेटा नहीं जाना बेटी का चाहते। कोई नहीं, उसमें ये पर्सनल मामला है। जी व्यक्तिगत बिल्कुल। शादी की है, व्यक्तिगत मामला है, और मैं बिल्कुल मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, उसकी हाँ, हाँ, उसकी निजता हम को ऐसी नीचता गलती पे नहीं नहीं कर लाना सकते। चाहिए। हम हाँ, किसी भी दोस्तों से, मैं कहूंगा बहुत से दोस्तों के खत आते हैं कि साहब करण अडानी गौतम अडानी के बेटे हैं और उनकी जो पत्नी है वो साहिर साहब की बेटी है। दामाद और बहू, इनकी तस्वीर हम नहीं दिखाएंगे और हम सीधे बात करेंगे जो इश्यूज हैं, असली इश्यूज जो हैं। तो ये जो साहिर साहब हैं, ये जो है सेबी की जो कमेटी है, उस कमेटी के मेंबर हैं और वो कमेटी जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग पे बनी हुई है, जैसा कि नया खुलासा आया है। ये मेरा खुलासा नहीं है, ये जो हलफनामा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब ये जो साइरल साहब हैं, इनका काम है, उस कमेटी का काम है कि भाई जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है शेयरों में, अडानी के शेयरों के भाव ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, खरबों रुपए के वारे न्यारे हुए, ये काम देखने का था इनका। अब ये समझी निकल आए। तो भाई हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसमें तो संधि तो बहुत बड़ा चीज है। एक संधि दूसरे संधि के खिलाफ कैसे जांच कर देगा। मैं ये कह रहा हूं कि साहिर साहब जो है वो कम से कम कमेटी से बाहर जा सकते थे, या सेबी ने जो रिपोर्ट लिखी, जो सेबी ने रिपोर्ट चंद्रचूड़ को दी, उसमें उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि ये जो आरोपी है जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, इसका संधि कमेटी में। ये सारी चीजें टाइगर क्यों छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से, चंद्रचूड़ से? चंद्रचूड़ की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। साइरल श्रॉफ ये गौतम अडानी के पुराने मित्र है, उनकी फर्म लगातार अडानी ग्रुप को सेवाएं देती आ रही है। यही दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हुई और मैं इस प्लेटफॉर्म पे उन दोनों पति पत्नी को दीर्घायु, ठीक है, बच्चों की बात छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए सर, बच्चों का कोई दोष नहीं है। हाँ। लेकिन ये समझी तो है। हाँ वही मैं कह रहा हूं। क्या साइरल श्रॉफ उस कमिटी में इसलिए भेजे गए कि वो समझी है, या अपने मेरिट पे भेजे गए? यदि वो मेरिट पे भेजे जाते तो सबसे पहले वो कहते कि मेरी इस मामले में मैं इंक्वायरी नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये वो नहीं कह गए क्योंकि वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बड़ा नाम है। वो नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब वो उस कमिटी पे भेजे गए। जी। जब उस कमिटी पे, अब सिंपल सी बात है, एक सिनेमा हॉल में आपको फ्री में पिक्चर देखना है तो सबसे पहले आप गेट कीपर को अपॉइंट करो, अपने किसी दोस्त को, अपने आदमी को गेट कीपर को अपॉइंट करो, रोज पिक्चर फ्री में देखो, बिना टिकट। बिना टिकट। कौन पूछ रहा है? जो जिसको पूछना है वही आपका दोस्त है। सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का? जी। जब समधी भया कमिटी मेंबर तो डर काहे का? जी। तो ये प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट है आने वाले प्लानिंग की, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग ये प्री प्लान्ड काम है, ये यूं ही नहीं होता। ये कई लोगों को विश्वास में लेके, इसमें सेबी के लोग भी होते हैं, इसमें कई लोगों को विश्वास में लेके काम होते हैं, मिली भगत होता है। यहां तक तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग के जो आरोप लगे हैं, ये आरोप नहीं है, ये प्री प्लान्ड होता आ रहा है। इसीलिए डर इस बात का नहीं था। ज्यादा से ज्यादा सेबी क्या करेगी? ऑर्डर दी इंक्वायरी। इंक्वायरी करने वाला कौन? मेरा आदमी। जब आपका ही आदमी इंक्वायरी करने वाला हो जी, और वो समझी हो, टाइगर एक सवाल मेरे दिमाग में निभाएगा। निभाना चाहिए था अपना दायित्व उस कमिटी के प्रति। लेकिन फिर इंसान होता है। देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर तो हर आदमी को होगा। मैं समझ गया टाइगर। ये जो कहानी है, अडानी की जो कहानी है, जो अडानी कथा है, इस कथा में मैं देख रहा हूं 2014 के बाद से शुरू होती है। और ये जो मामले मैंने आपको बताए कि 2014 में रिपोर्ट आती है, सेबी का चेयरमैन यूके सिन्हा उस रिपोर्ट को बंद कर देता है, फिर वही जो है एनडीटीवी का डायरेक्टर बन जाता है, फिर वो संधि साहब आ गए, संधि साहब कमेटी के मेंबर बने, उन्होंने भी आंखें नहीं खोली। खैर संधि साहब के ऊपर बहुत प्रेशर भी होगा। फिर एक और साहब है जिनका मैं भी नाम का जिक्र करने जा रहा हूं।
एक चीज मैं देख रहा हूं कि पूरी कहानी अडानी के को लेकर, अडानी कांड को लेकर 2014 के बाद की है। यानी जो भी गड़बड़ घोटाले दबाए गए छुपाए गए 14 के बाद हुए। तो क्या जो अधिकारी थे, जांचकर्ता थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनके ऊपर जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे, इन सबको ये लग रहा था कि भाई अब मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, मालिक मुख्तार इस मुल्क का मोदी हो गया, बादशाह बदल गया है, और बादशाह का ये आदमी है, जैसे आप कह रहे हैं रूप है अडानी। तो क्या मोदी जी की वजह से, मोदी और अडानी के रिश्तों की वजह से हर आदमी बेफिक्र था और वो जांच दबाता चला गया? उसको लगा कि कुछ नहीं हो सकता, अगर प्रधानमंत्री का आदमी है, इसके सारे केस बंद कर दो तो भी कुछ नहीं होगा। ऐसी ऐसी फीलिंग थी लोगों में, इसीलिए घपला इतना बड़ा होता गया। ये फीलिंग नहीं, विश्वास था, और जबरदस्त विश्वास था, और आज भी है। आप मुझे बताइए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, क्या हुआ? स्टॉक मार्केट लुढ़क गया, फिर स्टॉक चढ़ गया ऊपर। हाँ, हमने देखे अडानी साहब के जितने शेयर हैं, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, चढ़ गए, सब नीचे मुड़ के फिर ऊपर आ गए। दूसरी रिपोर्ट आई, फिर वो उड़ गई। पहले रिपोर्ट ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या इन्वेस्टिगेट किया कि शेयर में चढ़ उतार में किसने पैसा कमाया, उसी ने रिपोर्ट छपवाई होगी। वो शेयर मार्केट में जो ऊपर नीचे हो गया फ्लक्चुएशन, जो अडानी सेठ के शेयर गिरे, इससे ज्यादा चिंतित है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस वजह से चिंतित नहीं है कि जो आरोप लगाए हैं अडानी जी पे, उसके अंदर तक जाए ना। जी जी। अगर तो सेकंड रिपोर्ट आई, सेकंड रिपोर्ट आने के बाद, मैं आपको पहले इस सवाल का जवाब दूं, सेकंड रिपोर्ट आई, क्या क्या हो गया? सेकंड रिपोर्ट आई तो क्या आसमान टूट पड़ा? अरे भाई, जब नरेंद्र मोदी जैसा शख्स पूरी सरकार के साथ उसके पीछे खड़ा हो, क्या कौन कर लेगा उसको? जुडिशरी की एक लिमिट है। जुडिशरी खुद तो, चंद्रचूड़ साहब खुद तो अपना बैग उठा के नहीं जाएंगे एक एक डॉक्यूमेंट चेक करने। उन्होंने सेबी को बोला, सेबी ने उन्हीं के आदमियों को भेज के एक काम कर दिया। तो आप सही कह रहे हैं, जज हम दरोगा नहीं करेगा क्या जी। और वो आज भी ताकतवर है। हमारी जो अभी आज की आपकी रिपोर्ट जो है, ये कल जब रिलीज होगा, ये शो जब आप रिलीज करोगे, उसके बाद लोग सुनेंगे, लेकिन अडानी जी का कुछ होने वाला नहीं है, और मैं इस बात में भी नहीं कि उनका कुछ होगा। जी जी। जब तक मोदी जी सरकार में है, तब तक अडानी जी का बाल विवाह का नहीं होगा। अडानी जी दिन ब दिन ऐसा ही ग्रो करते जाएंगे, और प्रोजेक्ट उनको मिलेंगे, और सरकारी चीजें उनको मिलेगी। टाइगर, ये एक तीसरी तस्वीर देख लीजिए, हालांकि मैं दिखा चुका हूं पहले आपसे। ये तस्वीर है ओपी भट्ट साहब। भट्ट साहब जो है, ये स्टेट बैंक, देश के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन थे ये भट्ट साहब। और भट्ट साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पैनल में भी आ गए। अब इनको नंदन नीलेकनी लेके आए या कामत साहब लेके आए, इनको भी उसी लॉबी में जो है, इनको जांच में सुप्रीम कोर्ट के पैनल में मिला दिया। अब मैंने भट्ट साहब का इसलिए जिक्र किया, और पहले भी मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई भट्ट साहब जो हैं, जो जिनसे अपेक्षा है इस देश की या चंद्रचूड़ साहब की कि ये जांच करेंगे ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट के पैनल में रहकर, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भट्ट साहब एक कंपनी के चेयरमैन है। वो जब स्टेट बैंक से रिटायर हुए तो ये ग्रीन को कंपनी है, ग्रीन को, ये जो स्क्रीन पे लिखा आ रहा है ग्रीन को, ये ग्रीन को कंपनी के चेयरमैन। और ग्रीन को कंपनी का जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो अडानी ग्रुप के साथ है, यानी उन्होंने बिजनेस समझौता कर रखा है। तो आपको लगता नहीं कि जो आदमी जांच कर रहा है वो जिस कंपनी का चेयरमैन है, ग्रीन को और अडानी के साथ संबंध है? मतलब मैं आपकी जांच कर रहा हूं और मेरी कंपनी और आपकी कंपनी के बीच में बिजनेस रिश्ते हैं, मैं क्या जांच करूंगा? यहां प्रॉफिट एंड लॉस के रिश्ते मेरे आपके साथ है। आपको लगता है कि ये भी कॉन्फ्लिक्ट है? ऐसा जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है? जिस दिन भट्ट साहब को क्या करना चाहिए था? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अनाउंस हुई, उस दिन मैंने बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे ये हब है उद्योगपतियों का, एक बॉम्बे क्लब हुआ करता था, ये भी आपको याद होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लब है बॉम्बे क्लब। मैंने एक बॉम्बे क्लब के मेंबर को पूछा, मैंने बोला सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कमिटी? तो उन्होंने कहा नथिंग, ही विल बी बेल्ड आउट। उसके बाद he will be bailed out, he will be bailed out, and it has exactly happened. जो उन्होंने कहा था वैसे दिख रहा। हाँ, भट्ट साहब, ओपी भट्ट साहब, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में अक्सर हमने देखा, अभी हाल ही में राहुल गांधी के केस में, जब
जस्टिस भूषण गवई के सामने केस आया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मेरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो मैं इस केस से दूर हटना चाहता हूं, यदि अपोजिशन को ऑब्जेक्शन हो तो जेठमलानी, जो सीनियर जेठमलानी के बेटे जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं साहब, हमें आपके न्याय प्रणाली पे विश्वास है। जजेस भी अपनी नैतिकता की दुहाई देते, उसमें से हट जाते। ये ओपी भट्ट को कहना था कि आई एम अ चेयरमैन ऑफ अ ग्रीन को which is in tie up with Adani, we have a relation with Adani. I will be happy if you remove me from this bail and let the man come. जी, लेकिन क्या ये भी जुगाड़ से फिट किया गया था? अब मैं सवाल तो पूछूंगा, क्योंकि सवाल तो उठता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है। जो तीनों बातें डिस्कस की उसमें कोई मतलब आपका ये कहना है, मैं जस्ट करेक्ट कर दूं क्योंकि अंग्रेजी में आपने बोला, उसका मतलब ये है, आपका अभी रिसर्च नहीं कर पाया। जब अडानी जी प्रधानमंत्री जी के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसके बाद एक बड़ा चौड़ा लोन सैंक्शन हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बड़ी लेडी थी, मजुमदार थी, कौन थी वो मुझे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अडानी जी के बहुत अच्छे संबंध है। तो ये जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे तब भी संबंध अच्छे होंगे। मतलब मैं समझ गया, चेयरमैन बने और ग्रीन को चेयरमैन का फिर इन कंपनी के साथ एग्रीमेंट है। आप टाइगर ये कह रहे हैं, मैं दोस्तों को बताना चाहूंगा जो आपने अंग्रेजी में कहा और एक टोटल जो आपका जिस्ट निकल के आ रहा है, मतलब आपका ये कहना है कि बेहतर होता कि भाई भट्ट साहब बता देते कि ठीक है मैं स्टेट बैंक का चेयरमैन था, लेकिन अब मेरा बिजनेस रिश्ते हैं अडानी ग्रुप के साथ, जिस कंपनी का मैं चेयरमैन, तो मैं इस कमेटी में नहीं रहूंगा, ये कहना चाहिए था। बहरहाल टाइगर, फाइनल क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि जैसे होता नहीं कि साहब राजा की जान तोते में है या तोते की जान राजा में, और एक ऐसा रिश्ता, अटूट रिश्ता होता है कि जब तक या तो तोता उड़े तो राजा की कुर्सी जो है नीचे आए। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इस मुल्क में कोई ताकत नहीं है जो अडानी के गरिबान को पकड़ सके, अडानी पर उंगली उठा सके, अडानी पे हाथ रख सके? किसी माइका लाल की हैसियत नहीं है इस मुल्क में, कोई चंद्रशेखर आजाद अब भगत सिंह अब पैदा होने वाले नहीं है। ये जो मुल्क है इसके नमक की अब तासीर वो नहीं रही। क्या ये मुल्क जो है पूरी तरह से ऐसे लोगों का हो गया है जिसमें 99% लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं? खुलेआम हम देखेंगे नंगा नाच, कुछ नहीं कर पाएंगे और हम आप ऐसे बोलते रहेंगे। क्या हमारे देश के जांचकर्ताओं ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? मैं सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, हमारे देश के जांचकर्ता नहीं है, वो किसी के नौकर है और अपने आकाओं का सिर्फ आदेश मानते हैं। उन्हें जांच नहीं करनी, उन्हें देश और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब सिर्फ अपने आकाओं के है जिन्होंने जिस जगह पे उनको रखा है। याद नहीं, एक एजेंसी के आदमी को सर्वोच्च न्यायालय से गिड़गिड़ा के 15 तारीख तक का टाइम मांगा है सरकार ने। क्या सोने के पर रखे उस इंसान में, लेकिन वो चाहिए, क्योंकि ऐसा मोर लॉयल देन द किंग मिलेगा नहीं। तो हमारे यहां, और मैं ये नहीं मानता, आपने कहा होगा जांच एजेंसियों ने चूड़ियां पहन के रखी होगी, बाकी लोगों ने चूड़ियां पहन के रखी होगी, सत्ता पक्ष में जो लोग हैं और जो खुद आंखों से ये नंगा नाच देख रहे हैं कारपोरेट सेक्टर का इस देश के सीने पे, वो भी हो सकता है चूड़ियां पहन के बैठे हैं। लेकिन मेरे देश का मतदाता जीवित है दीपक भाई, मेरे देश का मतदाता जीवित है। जब वो अति हो जाती है तो रास्ता दिखाता है। कर्नाटक में भी रास्ता दिखाया, हिमाचल में भी रास्ता दिखाया, दिल्ली में भी रास्ता दिखाया, और रास्ता दिखा देता है। वो अशिक्षित है, वो समस्याओं से ग्रसित है, वो आधा पेट भूखा है, आधा शरीर नग्न है, लेकिन उसकी ताकत वो जानता है। और यही डर है। इन्हें डर जाति एजेंसियों का नहीं है, इन्हें डर मीडिया का नहीं है, इन्हें डर आपका और हमारा नहीं है, इन्हें डर 2024 का है। 24 का। इसीलिए जब जब अडानी जी के ऊपर कोई आरोप आते हैं, एक नया शगुफा खुलता है, पूरा फोकस चेंज करने का प्रयास करता है, क्योंकि अडानी जी का मामला इतना बड़ा गड्ढा है जिसमें पूरी की पूरी भाजपा सत्ता के साथ समा जाए तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा।
टाइगर, आपने एक आज बहुत बड़ी बात कही। आपने कहा कि जो ये देश की जो जनता है, फैसला उसी के पास है। ये मुगालता है मोदी जी का, ये मुगालता है सत्ता पक्ष को कि देश को चला रहा है। देश की जो चाबी है असली, वो मोदी के पास नहीं है। आपने आज कहा कि देश की चाबी जो है मतदाता के पास है, यानी जो लालटेन रोशनी दिखाती इस मुल्क को, रास्ता दिखाती, वो लालटेन जनता के हाथ में। और जनता, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो लालटेन दिखाएगी, रोशनी दिखाएगी, टॉर्च बियरर जो है वो जनता ही है। जनता को फैसला करना है। बहरहाल एक चीज सही है कि जब तक मोदी जी है तब तक अडानी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन सेकंड पॉइंट में आपके दम था कि फैसला मोदी को नहीं करना है, असली फैसला जो है वो जनता को करना है। टाइगर, आप आए और आपने समय दिया, और जितना आप निर्भीक बोलते, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो हौसला है, आपकी जो बहादुरी है, ये देश में एक नया, एक तरह से आप कह सकते हैं, पत्रकारिता को फिर से परिभाषित कर रही है। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।